नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। छत्तीसगढ़ की बात में हम आज चर्चा करेंगे इन्वेस्टर समिट की। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अपने नारे को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने देश के कई बड़े शहरों में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन किया है। इस मीट में प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने की शुरुआत की गई है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश खनिज के संपदा का समुचित दोहन हो, मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को प्रदेश संवारने का यह तरीका रास नहीं आया। कांग्रेस इन्वेस्टर कनेक्ट मीट को सरकार का पिकनिक बता रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य में इन्वेस्टर मीट शुरू किया है। इस कड़ी में रायपुर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट आयोजित की गई थी। इसमें कई सेक्टर से इन्वेस्टर शामिल हुए। इस दौरान 3,700 करोड़ के निवेश तक प्रस्ताव मिले और कंपनियों के साथ एमओयू हुए। इसमें इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे। नए औद्योगिक विकास नीति के तहत अब तक 4,40,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें आईटी, इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार का यह प्रयास कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन्वेस्टर मीट कागज पर चल रही है, प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबे समय से इन्वेस्टर समिट होती है। इन्वेस्टर समिट से उद्देश्य सरकार का होता है कि इन्वेस्टर समिट आयोजित कर प्रदेश में नए नए उद्योग लगाएं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्रों का सदुपयोग हो और यहाँ अधिक से अधिक ऐसे इन्वेस्टमेंट आए जिसमें छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए आपको हम रूबरू कराते हैं कि हमारे साथ चर्चा में कौन कौन शामिल है। हमारे साथ श्री गंधर्व पांडे जी हैं, जो कांग्रेस के भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गंधर्व जी। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शिल्पा जी, आपके पास आना चाहता हूं। अगर छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट होगा, छत्तीसगढ़ में रोजगार आएंगे, तो क्या इससे कांग्रेस को कोई परेशानी होगी? छत्तीसगढ़ में रोजगार आने से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं जी। मुख्य रूप से परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। आज जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, परंतु धरातल स्तर पर इनका कितना क्रियान्वयन हो रहा है, इससे बातें डिसाइड होती हैं। मुख्य रूप से इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योग विरोधी है। आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ समृद्धि संपदा का राज्य है, इसमें संपन्नता का राज्य है, और कृषि क्षेत्र में हो चाहे वनोपज क्षेत्र में हो, वो अग्रणी राज्य है। और इसके साथ ही कोयला हमारा, पानी हमारी, जमीन हमारा, और प्रदूषण का दर्द भी प्रदेश की जनता झेले, हम सब झेले। उसके बाद अन्य राज्यों से, आसपास के राज्यों से 10 गुना ज्यादा बिजली का रेट प्रदेश की जनता दे रही है। आज के दिनांक में कई शक्कर के कारखाने बंद हो गए, उसमें मजदूर बेरोजगार हो गए, वहां काम करने वाले लोग। इथेनॉल प्लांट, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना थी कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसे अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट में 600 राइस मिल खुली थी, आप भी जानते हैं, रिपोर्ट्स में भी है। और आज 300 राइस मिलें बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो ये तमाम चीजें प्रदर्शित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उद्योग विरोधी है। तो ये दिखावा करते हैं सिर्फ इधर उधर की बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके। मेन तकलीफ इस बात से है कि लोगों को रोजगार देने के लिए ये कार्य नहीं करते, बातें करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात बताइए आप कि अगर विष्णुदेव साय जी बेंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और अगर वहां से उद्योगपति रिलायंस से या अडानी अंबानी या दूसरे बिरला घराने से, टाटा से कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? मुझसे सवाल है? यस। देखिए, इन्वेस्टमेंट से विरोध नहीं हो रहा है। मुख्य बात है कि यहाँ की जो वनोपज है, 42% लगभग वनोपज संसाधन है यहाँ पर। इसी को डेवलप करने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेकर के स्थानीय रोजगार क्रिएट करने चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ में यही होना चाहिए। निजीकरण किया जाएगा किसी भी चीज का, चाहे माइनिंग हो, चाहे किसी कंपनी हो, स्टील प्लांट्स हो, निजीकरण किया जाएगा तो उसमें क्या गारंटी
गारंटी है कि स्थानीय लोगों को, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा? आप गारंटी दे सकते? नहीं ले सकते। निजी कंपनियां अपने हिसाब से रोजगार निर्माण करेंगी, अपने पसंद के लोगों को रोजगार देंगी, वो बाध्य नहीं रहेंगी। तो हमारा ये कहना है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार निर्माण के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी बिल्कुल। चूंकि मैं गंधर्व पांडे जी के पास आना चाहता हूं। गंधर्व जी, आपने अभी डॉक्टर साहब की बात सुनी और उनका सीधा सीधा यह कहना है कि डॉक्टर शिल्पा देवांगन और उनकी पार्टी के लोगों का कि आप लोग पिकनिक मनाते हैं इन्वेस्टर समिट के नाम पर दूसरे राज्यों में जाकर, बड़े शहरों में, उसको धरातल पर कम आ पाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को और आप सभी साथियों को सादर नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। इसके बाद हमारी बहन शिल्पा देवांगन जी ने जो चीजें कही, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो नया रायपुर को, हम अटल नगर को आईटी सेक्टर के रूप में डेवलप करने की ये जो योजना थी, ये 2014 की योजना थी। जी उस समय प्रमुख रूप से 12 इन्वेस्टर थे जो यहाँ आईटी हब पार्क और इस सब चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। जी 2020 में जब कांग्रेस का शासन काल था, उस समय उसमें से 7 इन्वेस्टर अपने पैर वापस खींच लेते हैं, ये हवाला देते हुए कि वहां की जो सरकार है जिस प्रकार के वादे हुए थे उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, जिसके कारण हमारी कंपनियों को घाटा हो रहा है और वो यहाँ से चले गए। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से युवा ग्रेजुएट होते हैं, वो साइंस के स्ट्रीम में, कंप्यूटर के स्ट्रीम में ग्रेजुएट होते हैं। उसमें से छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि 50% से 60% युवा जो हैं वो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में जाके अपने रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आईटी सेक्टर ना होने के कारण। उसके बाद जो बचे 30% है वो अपना पेशा बदल लेते हैं और जो बचे 20% हैं वो उससे नीचे स्तर का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन संभावनाओं को बनाने का प्रयास विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। एक न्यूज मीडिया का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें यह कहा गया कि नया रायपुर का आईटी प्रोजेक्ट जो योजना थी वो बर्बाद होने के कागार पे थी और आज 2024 में उसे फिर से रिवाइव, रिससिटेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नई उद्योग निधि है जिसमें हम जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। 2020 में केसी कोठारी जी ने इनकी सरकार को कोर्ट तक के घसीटा था, क्योंकि उस समय जो अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, उनका यहाँ पर बहुत फंड लग गया था और उनकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये सभी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के युवा भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से आईटी हब को कुचलने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और आज जब पुनः वो सब चीजों को जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि इन्होंने जब 5 साल सत्ता संभाली तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को विवश कर दिया कि गोबर बिनो, गोबर बिन करके उसे सरकार को बेचो, और जो युवा पढ़े लिखे युवा पलायन कर रहे थे उन्हें इस सब चीजों के लिए मजबूर किया गया। दूसरे प्रदेश के पढ़े लिखे युवा जब छत्तीसगढ़ आते थे तो स्टेशन में, बड़े बड़े जगहों में बैनर पोस्टर लगा के वहां पर गोबर योजना का प्रचार करते थे कि यहाँ गोबर की इस दर से खरीदी की जाती है, यहाँ आओ गोबर बिन के सरकार को बेचो। तो हम छत्तीसगढ़ के अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं, विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी की दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि किन किन कंपनियों ने इस निवेश के लिए अपनी स्वीकृति दी है। ब्रिटानिया, काइनेस एनर्जी, काइनेस टेक्नोलॉजी, क्राइटेक टेक्नोलॉजी, ये एनर्जी, बायोफ्यूल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब में हमने किया है। एमओयू किसके साथ हुआ? नारकॉम के साथ, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ एमओयू हुआ है। जो सेमीकंडक्टर आज विश्व की मांग बन के बैठा है उसके लिए भी एमओयू करके विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है और इस सेमीकंडक्टर की उपलब्धता पूरे ग्लोबल लेवल में भी होगी। टैक्स में रिबेट दिए जा रहे हैं, सब्सिडी में लैंड उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत जिन व्यापारियों को यहाँ नुकसान हुआ था उन्हें वापस बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जीपीएसआर आर्या जो कि कंबाइंड बायोफ्यूल गैस बनाती है, उन्होंने 1350 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। प्लेन पार्क्स है, एसआरवी नाइट टेक्निकल है, रिन्यू पावर। अब छत्तीसगढ़ में जो समिट हुआ, दिल्ली में समिट हुआ था, उसमें रिन्यू पावर ने 11,500 करोड़ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा है। अब ये सभी कंपनियां जब यहाँ आएंगी तो आप देखेंगे आने वाले समय में इनको यहाँ जो हमारे पास लोकल टैलेंट ऑफ पूल है, यहाँ पर ट्रिपल आईआईटी है, यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें हैं, यहाँ के युवा हैं,
वो टैलेंट पूल कहीं ना कहीं इन सभी उद्योगों में यूज होगा। उसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है, मोदी सरकार का दृष्टिकोण देखिए, हमने विशाखापट्टनम का हाईवे बना दिया है, हमने रायपुर से नया रायपुर को जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है NH-43 के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है कि किसी भी प्रकार के लॉजिस्टिक्स की दुविधा ना हो। 2020 में इनकी सरकार को क्या हवाला देकर 7 कंपनियों ने विड्रॉ किया कि हमें 70 किलोवाट का वहां बिजली सप्लाई चाहिए था, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों में बेचता है। जो कंपनी यहाँ हजारों करोड़ रुपए लगा के यहाँ पर रोजगार बनाना चाह रही थी, उसे वापस भेज दिया गया, उसे वो बिजली का भुगतान नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसमें जो ये अधिकारियों का और इनके भ्रष्टाचारी नेताओं का शिकंजा था, उन्होंने इन कंपनियों को विवश कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ से वापस चले जाए, अपने पैर खींच ले, और छत्तीसगढ़ के भविष्य को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में किया है। और आज इनके पेट में उसी चीज का दर्द हो रहा है। नहीं पांडे जी, एक बात बताइए, पांडे जी एक बात बताइए, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, लेकिन यदि गाय का गोबर उसका सदुपयोग हो और हर घर में हर गांव में, आप लोग तो गौ माता को बहुत मानते हैं, तो अगर उसका सदुपयोग हो तो इसका विरोध करना जायज है क्या? भाई ये भी एक अच्छा महुआ का उपयोग होता है, जंगली फलों का उपयोग होता है, गोबर का भी इस्तेमाल होने लगा, गौकास्ट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए वो एग्री फार्मिंग के तरफ से इस पे मेरा कोई दृष्टिकोण उस हिसाब से मैं इस चीज को नहीं बोल रहा कि योजना या वहां पर कराना ये कोई दुविधा का काम है। देखिए जब विकास होता है तो चौमुखी विकास होता है, चारों दिशाओं पे विकास होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप IT पार्क को तबाह करके उन युवाओं को भी आप इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर दे कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, तो डाटा दिखा दिया अपने योजना के माध्यम से कि 99.99% युवाओं को छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला हुआ। ये इनके समय के डाटा थे। लेकिन डॉक्टर साहब गंधर्व पांडे जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन का ये कहना है कि स्थानीय को भी प्रमुखता देना चाहिए, बाहर के लोग आएंगे, IT पार्क आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लघु उद्योग को, स्थानीय उद्योग को भी प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए स्थानीय उद्योग को कहीं कहीं पर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। जो नई उद्योग नीति है वो उन लोगों के लिए भी है, पर आप एक चीज को समझिए, जब स्थानीय उद्योग को आगे बढ़ना होगा, जब पैन इंडिया लेवल पे उस उद्योग को पहुंचाना होगा या ग्लोबल लेवल पे उस उद्योग को पहुंचाना होगा, तो कहीं ना कहीं उद्योग की भाषा में एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो उस कोलैबोरेशन के लिए आपको मल्टीनेशनल कंपनियां भी चाहिए, नेशनल कंपनियां भी चाहिए। स्थानीय स्तर के उद्योग भी बिल्कुल उनके टाई अप के साथ जब वो सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो वो भी उसमें आगे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उनको समझ में आएगा वो क्या क्या चीजें सही कर सकते हैं, किस दिशा से कर सकते हैं, कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके अपने रेवेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें बिल्कुल निश्चित तौर पे होगी। और छत्तीसगढ़ में भी आप अगर अभी वर्तमान की बात करें तो 12 से अधिक IT फर्म्स हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो अभी उनमें से कई लोगों का कार्यालय रायपुर में है और कुछ लोगों का कार्यालय नया रायपुर में, तो वो भी यहाँ कार्यरत है। पर इस चीज को अपस्केल करने के लिए कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास गंधर्व जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर देवांगन, आपने अभी बात सुनी डॉक्टर गंधर्व पांडे जी की, आपको क्या लगता है कि उद्देश्य सबका है छत्तीसगढ़ का विकास, उद्देश्य सबका है छत्तीसगढ़ में रोजगार आए, स्थानीय रोजगार भी आए, तो क्या डेवलपमेंट के लिए आप लोग ये आलोचना वाले पद से हट नहीं सकते क्या? राजनीति से वाली बातें मैं नहीं करूंगी, लेकिन गंधर्व जी की बात से कुछ बातें मुझे समझ में आई हैं। और सबसे पहला इनको एक वाक्य में बोलना चाहूं तो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली स्थिति इनकी हर समय दिखाई देती है। इसको एक तुलनात्मक अध्ययन में इनकी बातों से मुझे ध्यान आ गया कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब आप यदि पूरे देश की बात करें, आज औद्योगिक स्थिति कैसी है आप भी जानते हैं कि पूरे 10-11 सालों में निर्यात कम हुए हैं और पूरे देश में आयात पर निर्भरता बढ़ी है। ये आपके रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। जो निर्यात होते थे भारत देश से नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बहुत कमी आई है उसमें। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को दबाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग सोचते हैं कि इनकी सच्चाई दब जाएगी। अब आप गोठानों की बात बोल रहे थे, गोठान अधिकतर गोठान आत्मनिर्भर हो गए थे, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम बन गया था, उसे बंद करके आपने अपनी मंशा साबित कर दी। आपने गोठानों को
बंद किया, पहली बात रोजगार छीन लिया, लोगों के रोजगार खा गए। और आप हमारी माताओं बहनों जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाती थी, जो कि वहां पे अनेक प्रकार के गृह उद्योग बनाती थी, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बिकने भी लग गए थे, ऐसी चीजों को बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप प्रदेश की जनता के का अपमान भी करना चाह रहे हैं, उनका रोजगार भी खाना चाह रहे हैं। तो ये असली मंशा है। मेरा भाई जैसे करोड़ों की बात कर रहे थे ना, वो बातें ही अच्छी लगती हैं, आप धरातल में क्रियान्वयन करके दिखाइए। हाँ, यदि आप धरातल में क्रियान्वयन करते हैं, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम तो पूरे साथ हैं, परंतु बात वही लटक जाती है ना कि इनके खाने के दांत अलग, बड़ी बड़ी घोषणाएं अलग, और धरातल पर बिल्कुल जीरो इनका दिखता है। ये बातें करते हैं भ्रष्टाचार कम करने की, लेकिन खुद ही आप देखेंगे कई मामले में भ्रष्टाचार इनके सामने आते रहते हैं, घोटाले सामने आते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। बहुत बड़ा उदाहरण शराब का भी है, शराब की दुकानें खोलने का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये कथनी और कर्तव्य दिखाई देता है, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मैं एक क्षेत्र उद्योग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वन एक क्षेत्र में बात कर रही हूँ। उनकी दिशाहीन जो बातें होती हैं, वो कभी भी लोगों को रोजगार देने हो या लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए काम नहीं आती है। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों को लेकिन रोजगार डॉक्टर देवांगन, जो दोनों बात आपने कही भ्रष्टाचार की, लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, आपके एक मंत्री आबकारी मामले में जेल पहुंच जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार के मामलों में आपके ऊपर तलवार लटक रही है? सत्ताधारी दल पर आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन दोनों मामले में आपके ऊपर है। इस बारे में हम कई बार कह चुके हैं कि वो जांच का विषय है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने से भारतीय जनता पार्टी दूध के धुले नहीं हो जाएंगे। तो वो जांच का विषय है। न्यायिक प्रक्रिया में हमको, आपको, सबको भरोसा है, समय के साथ दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप 5 साल सरकार में थे, आपने बहुत आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी, उन 5 सालों में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए थे आप? किसी को सजा दिलवा पाए थे? वाली बात है, जहां भ्रष्टाचार के साक्ष्य मौजूद थे, वहां पर संवैधानिक संस्थाओं के नहीं हो रही है, जांच भी नहीं हो रही है, और विपक्ष के नेताओं पर जांच हो रही है, और अभी तक केवल कोई प्रमाण, कन्विक्शन रेट में आपको दिखाऊंगी 193, आप नेट में भी देखिएगा, 193 में से केवल 2 केस की कन्विक्शन रेट है। इस बारे में बार बार हम चर्चाओं में बताते हैं कि इतने कम कन्विक्शन रेट जो संवैधानिक संस्थाओं के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो विपक्ष के नेताओं को परेशान करने और बदनाम करने की साजिशें होती है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गंधर्व जी के पास आना चाहता हूँ जी, आपके पास आऊंगा, मैं गंधर्व जी के पास आता हूँ। गंधर्व जी, क्या लगता है कि सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए इस तरीके के आरोपों पर आप लोग कार्रवाई करवा देते हैं, जबकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें आप पर भी उंगलियां उठती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बहन शिल्पा देवांगन जी ने जिस प्रकार से सभी चीजों को बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, अभी मैंने बताया कि चारों तरफ विकास की चीजें चाहिए रहती है। हाँ। तो वो उसमें माताओं बहनों को, महिला स्व सहायता समूह के कर्मियों को, उनको भी लेकर के आ गए। हाँ। मैं तो यहाँ पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रहा था। हाँ। तो इससे ये प्रमाणित होता है सबको एक ही तराजू पे तोलने का काम करते हैं। हाँ। तो जिसको चाहे वो दूसरे रोजगार का भी हो तो उसको इधर लेके आने का प्रयास इनका था, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर दूसरी चीज पे आता हूँ, जो ये आरोप कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का, उस सीबीआई से जांच कराने की मांग तो स्वयं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी ने की थी। क्या सीबीआई की कार्यवाही से इनको अब इतना तकलीफ हो रहा है तो ये क्या अपने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ यहाँ बैठ करके बोल रही हैं कि उन्होंने जो मांग की वो नाजायज मांग थी, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ ही रेड पड़ गई, क्योंकि वो घोटाला हमारी सरकार के समय का था? इस प्रकार का प्रमाण ये कहीं ना कहीं इसमें पेश कर रही है। और जिस प्रकार का विषय आज है कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो कांग्रेस को ये चीज है कि धरातल पर दिखे तो किसी चीज का भी आधार होता है। जब हम एमओयू की बात कर रहे हैं तो बोलते वो तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। और इन्हीं के एक पूर्व महापौर थे रायपुर के, जो अपने मद से जब इनकी सरकार चली गई उसके बाद रशिया जाकर के मेट्रो का एमओयू करा है। रायपुर से दुर्ग तक का मेट्रो चलाने के लिए वो महापौर होते हुए वहां पर एमओयू कर दिए थे, जबकि उनको इस चीज का अधिकार भी नहीं था। तो कहने की बात और दिखाने की बात, दोनों में बहुत अंतर होता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से नारा रहा है
हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। चाहे आप जितने पुल पुलिया का निर्माण देख लीजिए, आप इनसे पूछे क्या नालंदा लाइब्रेरी के तर्ज पे एक भी लाइब्रेरी इन्होंने बनाई? नहीं बनाई। क्या किसी भी प्रकार की क्या नहीं किया? विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचारी मनी स्पिनर योजनाओं का निर्माण अगर किसी ने किया तो कांग्रेस शासन काल में किया। अभी जो गोठान योजना की बात हो रही है उसमें भी इनके ऊपर 1300 करोड़ का उसमें स्कैम हुआ है, ऐसा आरोप लगा हुआ है। उसमें भी जब जांच होगी तो ये बोलेंगे ये एजेंसियां हमारे घर आ जाती, हो जाती। 1300 करोड़ का उसमें भी इनके ऊपर आरोप है। फिर आप देखेंगे शराब की ये बात कर रहे थे, दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। ये गंगा जल पे कसम खा करके आए कि हम शराबबंदी करेंगे। 5 साल नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में तो घर पहुंचा करके शराब पिलाई लोगों को। हमने तो कभी ऐसा वादा नहीं किया। माताओं को वादा किया कि 500 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डालेंगे। अपने शासनकाल का 5 साल बीत गया, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। हमने सरकार में आते ही महतारी वंदन योजना चालू की। फिर इन्होंने वादा किया बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इन्होंने क्या किया? राजीव युवा मितान क्लब बनाकर अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट पोषने का काम किया। फिर आखिरी 6 महीना में जो बेरोजगारी भत्ता दिया वो भी उन्हीं कार्यकर्ताओं को दे दिया। फिर अनेक प्रकार के जो भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखे, उसी का परिणाम है कि आज जिस सीबीआई को इन्होंने बैन कर दिया था, वो सीबीआई से आजकल उनके पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ जाके कार्रवाई करते हैं, वहां से दस्तावेज और विभिन्न प्रकार की चीजें जब्त करके लाते हैं। और आज इनको पीड़ा भी इसी चीज की है कि हमारी सरकार इससे जल्दी कैसे चली गई। आज छत्तीसगढ़ की जनता पढ़ी लिखी है, 70% लिटरेसी रेट है हमारा, 70% पढ़े लिखे लोग हैं। आप ऐसी योजनाएं बनाएंगे और सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझती, तो बिल्कुल समझती है। उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, उन भ्रष्टाचारों को जब वो केस चल रहे हैं, जब मंत्री इनके जेल में है, उसके बावजूद ये यहाँ आकर के डिफेंड करना और जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लगाने का काम करना और उन्हीं एजेंसियों के बाद जांच कराने की भी मांग करना, ये जहाँ जहाँ रहे वहीं पर भ्रष्टाचार की नींव रखा जाती है। लेकिन डॉक्टर देवांगन, आप ये बताइए ना कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर गंधर्व जी ने कहा है, आपने भी अभी उन पर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में इतने सारे भ्रष्टाचार हुए थे, लेकिन आपकी ही एजेंसी थी, अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री आपकी थे, सरकार आपकी थी, भूपेश बघेल जी की पुलिस थी, ईओडब्ल्यू था, लोकायुक्त था, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाजपा की सरकार आने के बाद ही कार्रवाई क्यों शुरू हुई? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन होती है और कौन सी एजेंसियां राज्य सरकार का कितना पावर और कितना क्षेत्राधिकार होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जो सवाल आते हैं उसमें स्पष्ट रूप से आप खुद ही जवाब दे सकते हैं कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है तो क्षेत्राधिकार कहां पर निर्धारित किया जाता है, ये क्षेत्राधिकार की बात होती है। इसलिए ये जो सवाल है उसका उत्तर उन्हीं जवाबों में है। हम बात कर रहे थे कृषि सेक्टर की, जब कृषि सेक्टर में मोदी सरकार ने कनकी का निर्यात, जो मैं जब निर्यात और आयात की बात कर रही थी तो एक बात मेरी रह गई थी, मोदी सरकार ने आज कनकी का निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा भाई? चावल उत्पादक राज्य में, धान उत्पादक राज्य में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा राज्य है, धान का कटोरा है जी, धान का कटोरा है। तो कृषि क्षेत्र में जब तक विकास नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ का विकास होना पॉसिबल नहीं लगता मुझे तो। और जब उद्योग नीति आना बहुत अच्छी बात है, उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कृषि सेक्टर को यदि मेन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कांग्रेस का कहना है। अब जिस प्रकार से औद्योगिक नीतियों में बदलाव करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आज ये समझ में आता है कि अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को ही फायदा दिलाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को तो स्थानीय काम से जोड़ना चाहिए, जैसे चावल के कार्य हो गए और कॉटन यार्न के कार्य हो गए। कॉटन यार्न का भी निर्यात पूरी तरह से बंद है देश की तरफ से, आप रिपोर्ट में चेक कर लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट की जो कंपनी है वो बिक गई है। अभी हाल फिलहाल में 80% लोगों की छटनी हुई। 80% वो लोग थे जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय रोजगार थे, उसमें 80% की छटनी हो गई। तो ये कौन सी पॉलिसी है? और यदि
ये पॉलिसी और इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और ये पॉलिसियां रोज दिखाई दे रही हैं, तो इसमें सवाल तो बनते हैं। आप सत्ता में हैं, सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे, जनता के भी सवाल के जवाब, जनता के मन में भी कई सवाल है, ऐसी छटनी क्यों हो जाती है, ऐसी पॉलिसीज क्यों आती है, परंतु आप सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, जमीनी स्तर पर जवाब देने में नाकाम है और अपनी नाकामी से करने के लिए इतनी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए, चूंकि उद्देश्य इस कार्यक्रम का सिर्फ इन्वेस्टर समिट से छत्तीसगढ़ को कितना होगा फायदा, हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है कि अपनी पार्टी का पक्ष रखें। डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। उद्देश्य सबका है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश हमारे देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो, डेवलपमेंट स्टेट कहलाए, और यही सबका सपना है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।